Good morning everyone. Class 12, subject Political Science, Indian Politics, chapter number 3rd, India's Foreign Policy, and the topics are: first topic, Policy of NAM; second, Role of Nehru; third, Distance from two groups; and fourth topic is Afro-Asian Unity. So firstly we will start from the first topic, that is Policy of NAM. बेटा लास्ट चैप्टर इट मीन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वर्ल्ड टू मेन पावर्स के बीच में डिवाइड होने लगा था। जितने भी कंट्रीज एट दैट टाइम अवेलेबल थे उनके सामने केवल दो ऑप्शन थे, या तो वो यूएसए के साथ चले जाएं या फिर यूएसएसआर के साथ में। ऐसे में यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिसी ऑफ नाम। इंडिया ने नाम को एस्टेब्लिश किया इंडोनेशिया के साथ मिलकर। दो चीजें अच्छी की ऐसे में इंडिया ने। पहला, वो यूएसए और यूएसएसआर दोनों से ही अपनी फ्रेंडशिप को एस्टेब्लिश कर पाया, और दूसरा उसने अदर कंट्रीज को एक थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया। अब वो कंट्री यूएसए यूएसएसआर के साथ साथ नाम को भी ज्वाइन कर सकते थे। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज रोल ऑफ नेहरू। स्टार्टिंग से ही इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए पूरा प्रयास किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही इसके फेवर में थे। एज ए रिजल्ट जब भी हम किसी कंट्री के साथ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, देन वी हैव नीड टू अ पॉलिसी। दैट्स व्हाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के लिए एक फॉरेन पॉलिसी को सेटअप किया। इंडिया के लिए जो फॉरेन पॉलिसी सेटअप की गई उसके तीन ऑब्जेक्ट थे। पहला, जितनी डिफिकल्टीज के साथ हमने अपनी पावर को या अपनी सॉवरेनिटीज को गेन किया है, हमें उसे सेव करके रखना है। दूसरा, इंडिया की यूनिटी को सेव करके रखना है, और तीसरा, हमें स्पीड के साथ अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना होगा। इस चीज को लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचा। हालांकि उस टाइम पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी या भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज का मानना ये था कि वी शुड हैव मेंटेन द रिलेशनशिप विद द यूएसए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को इग्नोर किया और लमसम हर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचा। नाउ थर्ड टॉपिक इज डिस्टेंस फ्रॉम द टू ग्रुप्स। क्योंकि इंडिया हर कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, इसके लिए हमने एक फॉरेन पॉलिसी को मेडअप कर लिया था। एज ए रिजल्ट इंडिया ने अपने आप को दोनों ही ग्रुप से, इट मीन यूएसए और यूएसएसआर जैसी सुपर पावर से दूर रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नाम या इंडिया आइसोलेटेड था, उसका इंटरनेशनल लेवल से कोई भी कनेक्शन नहीं था। ऐसा नहीं था। एक्चुअली जब यूएनओ ने अदर कंट्रीज के साथ पीस को एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा है, और ऐसा करने में जब लड़ाइयां हुई हैं, तब इंडिया ने अपनी पीस आर्मी को वहां मूव किया है। फिर भी ड्यूरिंग दैट पीरियड कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इंडिया का जो टचअप है वो यूएसएसआर के साथ ज्यादा है, उसका झुकाव यूएसएसआर की तरफ ज्यादा है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब 1956 में यूएसए ने मिस्र पर अटैक किया था तो इंडिया ने इसको बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया था। वहीं सेकंड हैंड जब यूएसएसआर ने हंगरी पर अटैक किया था तो इंडिया ने इसको कोई इश्यू बनाया ही नहीं, इसको क्रिटिसाइज किया ही नहीं। विद दिस वे यूएसए को यह एहसास हो गया कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ है। एज ए रिजल्ट यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस थे, जो दोस्ती बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हो गई थी। एज ए रिजल्ट यूएसए ने पाकिस्तान को नाटो में इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि उसका मानना यह था कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूएसएसआर की जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशंस हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट फोर्थ टॉपिक आता है एफ्रो एशियन यूनिटी। इन सब चीजों को एक तरफ रख के इंडिया ने अपना जो नेक्स्ट स्टेप लिया अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में,
वो था अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज का पैचअप करवाना, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। स्टार्टिंग से ही इंडिया का जो झुकाव रहा है वो इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा रहा है। अब उसका कारण ये था कि जिस तरीके से इंडिया शुरू से ही ब्रिटिश कॉलोनियल के डोमिनेंस में रहा है, सेम वे इंडोनेशिया डच कॉलोनियल के सुपरविजन में रहा था। इंडिया ने शुरू से ही इंडोनेशिया को डच कॉलोनियल से बाहर लाने की कोशिश की है। इसके लिए उसने अपनी आजादी से 5 महीने पहले ही, इट मीन मार्च 1947 में एक छोटा सा मीटिंग या छोटा सा समिट ऑर्गेनाइज कर लिया था इंडोनेशिया के साथ, जहां इस चीज पर बातें हुई थी कि हाउ कैन वी फ्री टू द इंडोनेशिया फ्रॉम द डच सुपरविजन, किस तरीके से हम इंडोनेशिया को डच सुपरविजन से बाहर ला सकते हैं। इसके बाद जब 1949 में इंडोनेशिया ने अपने फ्री होने के लिए लड़ाई लड़ी, तो इंडिया ने उसमें भी इंटरनेशनल लेवल पर उसका साथ दिया था। इसके बाद 1955 में इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर, इंडोनेशिया का ही एक सिटी था बांडुप, वहां पर एक समिट ऑर्गेनाइज किया और 3 बातों पर अपनी सहमति जताई, जिनमें से पहला था दोनों ही कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, दोनों ही कंट्रीज पर अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक करती है तो ये उनको मिलकर फेस करेंगे, और तीसरा दोनों ही कंट्रीज या दोनों ही ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इट मीन अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज एक दूसरे के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। ये जो समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 1955 में, इसी को नाम दिया गया था बांडुप समिट, और यहीं से स्टार्टिंग हो गई थी नाम, इट मीन नॉन अलाइज मूवमेंट।